हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। ये हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज में इंडिगो सीरीज का पार्ट है जिसकी हेडिंग है ब्रिंगिंग द ऑफेंडर एनी हाउ। इसमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 33 और 7A हम करेंगे और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। इसमें चार पार्ट्स हैं। समन्स टू प्रोड्यूस है, सर्च वारंट्स हैं, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेज एंड मिसलेनियस है। इसमें सेक्शन नंबर 91 से लेकर के 105 कवर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, समन्स टू प्रोड्यूस। सेक्शन नंबर 91 में है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, यानी कि इसमें प्यार से सबसे पहले कोर्ट मंगाएगा चीज़ें जो भी उनको क्या है, नेसेसरी है, डिज़ायरेबल है। और वो चीज़ें क्या होंगी, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई और भी चीज़। ठीक है, अब कोर्ट किस चीज़ के लिए मंगाएगा? सेकंड पॉइंट पे मैंने लिखा है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या फिर अदर प्रोसीडिंग्स। जो जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं उन चीज़ के लिए कोर्ट मंगाएगा। तो उसके लिए क्या करेगा? इशू, समन्स इशू करेगा या फिर कोई रिटन ऑर्डर। दो चीज़ें इशू करेंगी, इसमें सिर्फ समन्स के बारे में लिखा है पर दो चीज़ें हैं, एक रिटन ऑर्डर और एक समन्स, दोनों। अब किसको इशू किया जाएगा? जिसके पोजीशन में, जिसके पावर में वो सारी चीज़ें रखी गई हैं या फिर कोर्ट को बिलीव है कि उनके पावर में है। ठीक है, तो उनको क्या करना होगा? टू प्रोड्यूस इट एंड एट द टाइम एंड प्लेस स्टेटेड इन द समन्स और ऑर्डर। समन्स क्या करता है? टाइम एंड प्लेस स्टेट करता है, वैसे ही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि देखो, जो भी इंसान रिक्वायर्ड है अंडर दिस सेक्शन, जो जिसको प्रोड्यूस करना है डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें, है ना, तो अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर देता है बिना पर्सनली अटेंड किए तो वो भी चलेगा। अब इसमें नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट सेक्शंस 123 एंड 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 123 किस बारे में बात करते हैं? एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। एंड सेक्शन 124 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप नहीं कंपेल कर सकते हो। या फिर बैंकर्स बुक में कुछ बैंकर्स बुक के एविडेंस से रिलेटेड है, उसको भी एक्सेप्शन में डाला गया है। और ये अप्लाई करेगा किस पे? लेटर, पोस्ट कार्ड्स, टेलीग्राम्स, अदर डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी पार्सल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी पे है। अब हमने एक्सेप्शन में पढ़ लिया कि लेटर्स और टेलीग्राम्स वगैरह जो अथॉरिटी के अंडर है वो तो नहीं, एक्सेप्शन में है। बट अगर वो प्रोड्यूस करने होंगे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? अब उसके लिए प्रोसेस दिया हुआ है सेक्शन नंबर 92 में, प्रोसीजर आज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम से रिलेटेड। ठीक है, जो कि टेलीग्राफ अथॉरिटी के अंडर में है। ठीक है, अब ये किस लिए चाहिए? ये भी उसी पर्पज़ के लिए चाहिए, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर अदर प्रोसीजर। तो इसमें मजिस्ट्रेट क्या करेगा या फिर जो कोर्ट है वो क्या करेगा? रिक्वायर द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी एज द केस में बी टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग्स टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट और कोर्ट डायरेक्ट। ठीक है, तो कोर्ट उनको डायरेक्ट करेगा कि ये चीज़ें आप हमको दीजिए, हमें इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल ये सब चीज़ें करना है। अब देखो, वो पार्सल या फिर वो जो भी थिंग है, अगर किसी मजिस्ट्रेट को किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए रिक्वायर है, ठीक है, कोई पर्पज़ के लिए, तो वो क्या करेंगे? ही में रिक्वायर द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी एज द केस में भी टू कॉस्ट सर्च। यानी कि पहले में क्या लिखा हुआ है? पहले में उन्होंने बोला है कि आप उनको बोलोगे कि आप डिलीवर कर दो, और अगर डिलीवर नहीं होता है और उन्हें चाहिए उस पर्पज़ के लिए तो सर्च के लिए बोल देंगे, ही विल कॉज द सर्च टू बी मेड फॉर एंड टू डिटेन सच डॉक्यूमेंट। ठीक है, ताकि उस डॉक्यूमेंट को डिटेन कर सके, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट क्या है? नेसेसरी है, ज़रूरी है इन द ओपिनियन ऑफ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। अब हम लोग ने सर्च की बातें कर ली हैं। ठीक है, व्हेन सर्च वारंट में भी इशूड। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 93 पे, जो कि सर्च वारंट्स के अंडर है। ठीक है, समन से आप नहीं आ रहे हो तो अब आपको सर्च वारंट ही इशू किया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 93 बताता है कि व्हेन। ठीक है, अब इसमें सिंपली ये चीज़ लिखी गई है कि आपको बोला गया है, समन्स भेजे गए हैं, आप प्रोड्यूस नहीं करते हो, या फिर जहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट को नहीं पता है कि किसके पोजीशन में है ना, या फिर क्या है, कोर्ट कंसिडर करता है कि इंक्वायरी वगैरह के पर्पज़ के लिए कि वारंट देने से जो इसका पर्पस जो है वो सर्व हो जाएगा। जनरल सर्च ज़रूरी है इंस्पेक्शन वगैरह के लिए, इसलिए वो क्या करेंगे? इशू करेंगे सर्च वारंट। तो कोर्ट क्या करेगा? नेक्स्ट क्या है? कोर्ट इफ इट थिंक्स फिट स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट देयर ऑफ। अब देखो, फर्स्ट वाले में तो हमें पता चल गया, फर्स्ट क्लॉज में, कि किस किस चीज़ों के लिए आप सर्च वारंट इशू करोगे, है ना। जब आपका पर्पस नहीं स्पेसिफाई हो रहा है समन से, तब आप करोगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? वारंट के कुछ पर्टिकुलर्स होते हैं। उस वारंट में क्या क्या पर्टिकुलर लिखा होगा? पर्टिकुलर्स में ये लिखा होगा कि पर्टिकुलर प्लेस कौन सी है जहाँ पे आप सर्च करोगे। देखो, अब आपको लिख देंगे कि लखनऊ में सर्च करो, तो वो बहुत ही जनरल एरिया हो जाएगा, वहाँ पे आप कैसे करोगे? तो एक पर्टिकुलर प्लेस लिखी होनी चाहिए। ठीक है, और ये भी लिखा होना चाहिए कि सर्च कहाँ तक एक्सटेंड करेगी, है ना, और कौन सर्च करेगा, यानी कि किसको चार्ज दिया जाता है। एंड ये वाली चीज़ें जो है, देखो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि स्पेसिफाई करी जानी चाहिए वारंट में। नेक्स्ट इसके बाद क्लॉज 3 पे आ जाओ। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट या फिर किसी भी डीएम या फिर सीजीएम को टू ग्रांट अ वारंट टू सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। इसमें भी वही चीज़ आ जाती है कि अगर पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी के अंडर है तो वो उसको सर्च के लिए ऑथराइज नहीं करेगी। ठीक है,
नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 94 जो कि बात करता है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी और फोर्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी तो उसकी सर्च से रिलेटेड बात हो रही है। तो इसमें सस्पेक्ट कैसे होगा, सस्पेक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम को कैसे होगा, अपॉन इन्फॉर्मेशन, या तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, तो उनको सस्पेक्शन हो जाएगा, या फिर उनके पास रीज़न टू बिलीव है कि इस प्लेस पे क्या है, कोई भी सेल या कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी डिपॉजिटेड है या फिर सेल हो रही है उस चीज़ की, है ना, टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज और दैट एनी सच ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल इज डिपॉजिटेड इन एनी प्लेस। तो कौन सी जगह की वो हो गई, जहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी है, जहाँ या फिर जहाँ से सेल हो रही है स्टोलन प्रॉपर्टी की, चोर बाजार एक तरह से मान लो, तो वो क्या करेंगे, एक वारंट रिलीज करेंगे, एक वारंट ऑथराइज करेंगे किसी भी पुलिस ऑफिसर को, है ना, और फिर इसके बाद उसको क्या बोलेंगे, आप जाओ वहाँ पे एंटर करो, सर्च करो, और फिर जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको पोजीशन में लो और फिर कन्वे करो सच प्रॉपर्टी को बिफोर अ मजिस्ट्रेट, है ना। अब आप अपने पास तो रखोगे नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाओ, एंड टू टेक इन टू कस्टडी एंड कैरी बिफोर अ मजिस्ट्रेट एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस। ठीक है, अब सिंपली एक प्रोसेस हो गया है ये, क्या, जाओ जाके सर्च करो, उसको पोजीशन में लो, कन्वे सच प्रॉपर्टी टू मजिस्ट्रेट, फिर इसके बाद कस्टडी में लो उन सब लोगों को जो कि उन सब चीज़ों से रिलेटेड थे, है ना। अब इसके बाद ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर, अब देखो 94 के क्लॉज 2 में आ जाओ, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स जो हैं वो सारे एक बार पढ़ लो, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने की कोई आज से ज़रूरत नहीं है। क्या क्या है, काउंटरफीट कॉइन्स हैं, मेटल मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द मेटल टोकन्स एक्ट, ये सारी चीज़ें हैं, एक बार आप लोग उसको देख लो, फॉल्स सील्स, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, ये सारी आ जाती हैं ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स में। नेक्स्ट इसके बाद फोर फीचर आ जाता है। फोर फीचर के बारे में दो सेक्शंस बात करते हैं, सेक्शन नंबर 95 एंड 96। 95 बात करता है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफीटेड एंड टू इशू सर्च वारंट्स फॉर द सेम। ठीक है, कि कुछ ऐसी पब्लिकेशंस हैं उनको फॉरफीट करो और फिर इसके बाद उनके लिए वारंट करो ताकि उसको सर्च करके उनको एकदम हटा ही दिया जाए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आ जाती हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स या फिर कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट जो कि अपियर करती है स्टेट गवर्नमेंट को, टू कंटेन एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A, 153A, 153B, 292 एंड 293 और सेक्शन 295 ऑफ IPC। अब ये सारी कौन सी डॉक्यूमेंट्स हो गई जो कि एक नेशन की सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो, जैसे कि सेडिशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हो गई, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन से स्टेट कर देगी अपने ओपिनियंस और डिक्लेयर कर देगी हर एक कॉपी को, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में, कि ये सारी जो कॉपीज़ हैं इनको फॉरफीट किया जाए, ठीक है, सोसाइटी से। और इसके बाद फिर पुलिस ऑफिसर को एक पावर दे देगी कि आप ये सारी चीज़ें सीज़ करो, उनको वारंट दे देगी, ऑथराइज़ कर देगी वारंट की पुलिस ऑफिसर को कि आप किसी जगह में जा करके एंटर करो उस प्लेस पे और सर्च करो उन सब चीज़ों को, प्रमाइसेस को सर्च करो ताकि उन सब चीज़ों को जब्त करो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके नीचे सेक्शन 96 में न्यूज़पेपर वगैरह और बुक के बारे में दिया गया है, आप लोग उसे खुद पढ़ लेना। इसके बाद है सेक्शन नंबर 96 जो कि बात करता है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फोर फीचर। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके किसी चीज़ को फोर फीचर का ऑर्डर आ गया है आपके किसी डॉक्यूमेंट या फिर किसी बुक से रिलेटेड, तो आप उसके इंटरेस्ट में, आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ पे, तो आप क्या करोगे, 2 महीने के अंदर, ठीक है, पब्लिकेशन के 2 महीने के अंदर, और कौन से पब्लिकेशन, गैजेट में पब्लिकेशन के 2 महीने के अंदर आप लोग अप्लाई करोगे हाई कोर्ट को कि वो सेट असाइड करें उस डिक्लेरेशन को। ठीक है, और उस एप्लीकेशन में क्या लिखोगे कि हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर, देखो अब every such application shall where the high court consists of 3 or more judges be heard and determined by a special bench of the high court। ठीक है, कोई स्पेशल बेंच होगी हाई कोर्ट की, वो कंसिस्ट करेगी एंड इट विल बी कंपोज ऑफ 3 जजेस, एंड वेयर द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ लेस देन 3 जजेस सच स्पेशल बेंच शैल बी कंपोज ऑफ ऑल द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। यानी कि देखो एक स्पेशल बेंच होगी, जनरली तीन जजेस होंगे, और अगर 3 जजेस नहीं होंगे तो उसको कंपोज किया जाएगा ऑल द जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट। ठीक है, उसके हेयरिंग के बाद क्या हो जाएगा, एक कॉपी दे दी जाएगी सबको ताकि उससे पता चल सके कि कोई एविडेंस वगैरह जो है जिससे प्रूफ निकलता है कि हाँ ये फॉरफीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद हाई कोर्ट अपना जजमेंट दे देगा, एक तरह से बता देगा अपने ओपिनियन को कि देखो ये डॉक्यूमेंट सही है, इसको फॉरफीट नहीं करना चाहिए, तो वो सेट असाइड कर देंगे फोर फीचर को। और अगर उसी में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो जो मेजॉरिटी होगा उसके डिसीजन को फॉलो किया जाएगा। सर्च वाले पार्ट पे लास्ट 2 सेक्शंस बचे हैं, 97 एंड 98। सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड, अगर कोई इंसान रॉन्गफुली कन्फाइंड होता है तो उसके लिए भी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम या फिर फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट बोल देंगे कि आप इनको सर्च करिए। ठीक है, और मिल जाते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर करवा दीजिए। और 98 में पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल्स, इसमें फीमेल जो है एब्डक्टेड हो जाती हैं या फिर फीमेल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स किसी अनलॉफुल पर्पज़ के लिए, तो उनके लिए भी ये ऑर्डर कर देंगे कि उनको रिस्टोर करवाया जाए।
अब हम आते हैं पार्ट सी में, जिसमें है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्च। हमने सर्च के बारे में पढ़ लिया और सेक्शन नंबर 99 बात करता है डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सर्च वारंट। ठीक है, सिर्फ सेक्शन 99 में बस इतनी ही बात करनी है कि प्रोविजंस ऑफ ऑल द अबव सेक्शन सो फार एज मे अप्लाई टू ऑल सर्च वारंट इशूड अंडर सेक्शन 93, 94, 95, 97। ठीक है, सेक्शन 100 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्च से रिलेटेड और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में आता है, इसको देखते हैं। पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। अब कोई भी इंसान है, उसका कोई भी क्लोज प्लेस है, वहाँ पे सर्च करनी है। ठीक है, और वहाँ का जो पर्सन है जो वहाँ पे रहता है, जो उसके पोजीशन में है, उसको क्या करना होगा, अलाउ करना होगा फ्री इनग्रेस। किसको, जो भी वहाँ पे सर्च करने आए हैं ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, और अगर इनग्रेस जो है वो ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं ऑफिसर जो भी हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो अपना वारंट वगैरह जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे और इसके बाद 47 क्लॉज 2 के अंडर आगे बढ़ेंगे, यानी कि दरवाज़ा तोड़ो दया वाले, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अगर जो पर्सन है, ठीक है, उस प्लेस पे इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग अबाउट हिज पर्सन या फिर कोई भी आर्टिकल फॉर विथ सर्च शुड बी मेड, यानी कि जिस चीज़ की सर्च करनी है आप उसी चीज़ को छुपा रहे हो तो उस इंसान को भी सर्च किया जाएगा। ठीक है, और अगर वो महिला है तो क्या हो जाएगा, अनदर वुमेन उनको मतलब सर्च करेगी। ठीक है, स्ट्रिक्ट डिसेंसी के साथ उनकी तलाशी ली जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद है, बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर द ऑफिसर और द अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट शैल कॉल अपॉन 2 और मोर इंडिपेंडेंट पर्सन्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी, यानी कि गली मोहल्ले के 2 लोग जो आके देखने लगेंगे ऑब्वियसली, उनको बुला लिया जाएगा और बोलेंगे कि आप इस जगह पे देखो, खड़े रहो, और एक तरह से उन्हें क्या बना दिया जाएगा, विटनेस बना दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्लॉज 5 है जो कि बात करता है कि देखो सारी जितनी भी चीज़ें सीज वगैरह हो जाएंगी उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, उस लिस्ट को साइन करेंगे वो 2 विटनेसेस। ठीक है, बट नो पर्सन विटनेसिंग अ सर्च, जो भी विटनेस कर रहा है उसको बुलाया नहीं जाएगा कोर्ट वगैरह में, यानी कि उनको फालतू मेहनत नहीं करवाई जाएगी, बस साइन लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो ऑक्यूपेंट है उसको परमिशन रहेगी कि पूरे सर्च के दौरान आप सारी चीज़ें देखो, और फिर इसके बाद अ कॉपी ऑफ लिस्ट प्रिपेयर्ड अंडर दिस सेक्शन, जो कि लिस्ट सामान की प्रिपेयर की गई थी जो विटनेसेस ने साइन की थी, वो उनको दे दी जाएगी कि देखिए ये सामान आपके यहाँ से हमने जब्त किया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद व्हेन एनी पर्सन इज सर्च अंडर सबसेक्शन 3, यानी कि जिस इंसान को सर्च किया जाता है सबसेक्शन 3 में हमने बात की थी जिसमें एक महिला भी हो सकती है, तो अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स टेकन पोजीशन ऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड एंड अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी डिलीवर्ड टू सच पर्सन, कि उनको भी डिलीवर कर दिया जाएगा ये सारी चीज़ें। एंड एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूजेस और निग्लेक्ट्स टू अटेंड एंड विटनेस अ सर्च अंडर दिस सेक्शन, यानी कि कोई भी इंसान बोलता है कि हमें नहीं देखनी है ये सर्च वगैरह वगैरह, व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग डिलीवर्ड और टेंडर टू हिम शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, यानी कि आपको बोला गया है, आपको ऑर्डर मिला है, आप कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन कर रहे हो, तो उसको कौन से सेक्शन के अंडर लिया जाएगा, 187 ऑफ आईपीसी। 187 ऑफ आईपीसी किस बारे में बात करता है, ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस। जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्च का लास्ट सेक्शन है 101 जो कि बात करता है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन। अगर ज्यूरिसडिक्शन के बाहर आपको कोई ऐसी चीज़ मिली है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, इमीडिएटली दैट मस्ट बी टेकन बिफोर द कोर्ट इशूइंग द वारंट, जिसने वारंट इशू किया है उसके पास ले जाओ। लेकिन अगर जो मजिस्ट्रेट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, वहाँ पे जिसका कोर्ट है पास में है अगर वो, तो उनके पास लिया जाएगा। इन विच केस द लिस्ट एंड थिंग्स शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर सच मजिस्ट्रेट एंड अनलेस देयर बी गुड कॉज टू कॉन्ट्रेरी सच मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर ऑथराइजिंग देम टू बी टेकन टू सच कोर्ट, यानी कि अगर दूर है दूसरा वाला कोर्ट जिसने इशू किया था तो उस तक जाने के लिए एक प्रोसेस और लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं। लास्ट पोर्शन आता है डी मिसलेनियस, जिसमें सेक्शन नंबर 102 से लेकर के 105 है। 102 बात करता है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब पुलिस ऑफिसर को इसमें पावर दी गई है कि आप ये सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं आप उसको सीज करो। कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, जो कि स्टोलन होगी, जिसपे सस्पिशन जनरेट होता है कि हाँ यार ये तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड है जहाँ पे ऑफेंस कॉज किया गया, तो पुलिस ऑफिसर उन्हें सीज कर लेगी, है ना। एंड रिपोर्ट ऑफ सीजर जो है कि अब उन्होंने सीज तो किया है, तो आप अगर कोई सबॉर्डिनेट ऑफिसर करता है सीज तो रिपोर्ट ऑफ सीजर अपने ऑफिसर को दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एवरी पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर सबसेक्शन 1 जो कि सीज कर रहे हैं शैल फोर्थविथ रिपोर्ट द सीजर टू द मजिस्ट्रेट। जनरल सी बात है कि आप अपने सीजर की रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को दोगे, एंड अगर वो सामान भी दे दोगे, ठीक है, पर अगर वो सामान कन्वीनियंटली जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है कोर्ट की तरफ, तो उनको आप कस्टडी दे दोगे। एंड ही मे गिव कस्टडी देयर ऑफ टू एनी पर्सन ऑन इज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड अंडरटेकिंग टू प्रोड्यूस द प्रॉपर्टी बिफोर द कोर्ट। मान लो कोई बड़ा सामान है तो उसके लिए बॉन्ड इशू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 103 जो कि बात करता है मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस, कि मेरी प्रेजेंस में सर्च करो, ऐसा वो डायरेक्ट कर सकते हैं। 104 में है पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस, कि कोई भी कोर्ट जो है अगर उनको सही लगता है तो वो क्या करेंगे, इम्पाउंड कर देंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी प्रोड्यूस की जाएंगी उनके सामने।
सेक्शन 105 बात करते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेस, कि आपको इस जगह से दूसरी जगह पे आपको भेजना है और वो जुरिस्डिक्शन के बाहर है, कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो क्या होगा? तो सबसे पहले ये होगा कि सेक्शन नंबर 68 फॉलो किया जाएगा। ऐसा माना जाएगा जैसे कि आपने खुद ही वो ऑर्डर वगैरह जो इशू किया है, वारंट वगैरह खुद ही इशू किया है, वैसे ही आप उसको प्रोसेस करोगे। अब इसके बाद अगर आपको कंट्री के ही बाहर भेजना है तो उसमें क्या होगा, आप डुप्लीकेट सेंड करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसमें बिचौलिया कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डुप्लीकेट्स में ही सेंड करनी है। अब सिमिलर प्रोसेस फॉलो किया जाएगा जब आप रिसीविंग एंड पे होगे, कि अगर कोई भी कोर्ट या फिर स्टेट या फिर मजिस्ट्रेट अगर इशू कर रहा है, ठीक है, क्या चीज़ इशू कर रहे हैं, कोई भी अरेस्ट ऑर्डर इशू कर रहे हैं, तो सेक्शन नंबर 80, 81 फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी सर्च वारंट इशू कर रहे हैं तो सेक्शन नंबर 101 फॉलो किया जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो उनको भेज दी जाएंगी। और अगर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भेजी जाएंगी तो इसमें बिचौलिया कौन होगा? भेजने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई नो ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया विद रिस्पेक्ट टू कि 15-16 सेक्शंस ही हम लोग को करने थे। चलो कोई नहीं, तब तक के लिए बाकी हम लोग और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।